अब स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस होगी। क्या डायग्नोसिस करोगे दिमाग लगा के? बड़े सिंपल से डायग्नोसिस। वेरी गुड, आपने सही बोला। पहला तो डायग्नोसिस ये है कि लास्ट 12 महीने, लास्ट 12 मंथ में अगर किसी को मेंसेस नहीं आ रहे हैं ना, लास्ट 12 मंथ में एब्सेंस ऑफ मेंसेस, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एज की कितनी, अराउंड मेनोपॉज की, अराउंड मेनोपॉज, मेनोपॉज की एज की होती है आपको पता ही है, 45 टू 55 ईयर। पहला डायग्नोसिस के लिए इस एज के आसपास अगर मेनोपॉज हो, लास्ट 12 महीने ऐसे भी नहीं आ रहे, तो आप समझ सकते हैं मेनोपॉज है। दूसरा, आप ब्लड हार्मोनल एक्टिविटी, ब्लड हार्मोनल टेस्ट करवाओगे, इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? वीकली एस्ट्रोजन लेवल मिलेगा। होगा नहीं होगा एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज, ना? एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज रहेगा। जब एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज रहेगा तो हाइपोथैलेमस तक क्या मैसेज जाएगा? डिक्रीज लेवल हाइपोथैलेमस किसका रिलीज करेगी? टीएनआरएस का। जब टीएनआरएस का रिलीज करेगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो सही काम कर रही है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड किसका बढ़ा देगी? एफएसएच एलएच का। तो ब्लड के अंदर इंक्रीज एफएसएच एंड एलएच लेवल में, समझ में कैसे रहेगा, है ना? इंक्रीज टीएनआरएच, इंक्रीज टीएनआरएच लेवल आपको मिलेगा। ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन ये ज्यादा सिग्निफिकेंट, ठीक है? डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, ये आपको टेस्ट में देखें, समझ गए? अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? तो हम एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो गया, ठीक है, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया, ठीक है, ज्यादा प्रोन है ये बोन, हाँ, फ्रैक्चर के लिए प्रोन है, तो हम इसको वैसी डाइट देंगे ना। मैनेजमेंट में हम डाइटरी मैनेजमेंट, ठीक है, डाइटरी मैनेजमेंट तो हम बोलते हैं नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट, नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट, और दूसरा है हार्मोनल मैनेजमेंट। क्या है हार्मोनल? हार्मोन दे सकते हैं। नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट डाइट, डाइट में हम क्या देंगे? हम इंक्रीज प्रोटीन, प्रोटीन इंटेक थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। नॉर्मली प्रोटीन इंटेक कितना होता है? नॉर्मल प्रोटीन इंटेक होता है 1 ग्राम पर केजी, पर केजी पर केजी, ये नॉर्मल, नॉर्मल रिक्वायरमेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे? प्लस 10 ग्राम एक्स्ट्रा एग, नॉर्मल के साथ। अब किसी फीमेल का वेट है 60 केजी, पर डे कितने रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फिर? कितना? 70 ग्राम की रिक्वायरमेंट है ना? किसी का 50 केजी वेट है, 1 ग्राम पर केजी तो 50 ग्राम प्लस 10 ग्राम एक्स्ट्रा 60 ग्राम। तो एक्चुअल एग्जैक्ट जो नीड होती है ना वो होती है 2.9 ग्राम पर केजी,
हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1 ग्राम। अब आपसे 1 ग्राम पूछो 0.83 ग्राम भी हो, 83 ग्राम वाला नेक्स्ट जो रेट है। फिर हम क्या करेंगे, विटामिन डी इंडेक्स बनाओ, क्योंकि विटामिन डी हड्डियों को मजबूत रखता है। विटामिन डी इंडेक्स क्या करना है, विटामिन डी नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट पर डे जो होती है, पर डे होती है 100 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, पर डे। और हम इसको इंक्रीज करके कर देंगे 400 नेशनल, ठीक है। कैल्शियम इंडेक्स कैल्शियम बढ़ाएंगे ना, हड्डियां कमजोर हो रही है, इंक्रीज कैल्शियम इंडेक्स। नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम वो होती है नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऊपर आता है 600 से 800 mg पर डे, 800 mg पर डे। इसमें हम कर देंगे, या मोदी का ऐसे लिखा होगा 1000 mg पर डे, 1000 mg पर डे नॉर्मल। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे 4 से 1200 mg पर डे, 4 से 1200, ठीक है। और कैल्शियम का बहुत बार यूज करना, इसको आप अपने दिमाग से राइट करना है, वो हर बार एग्जामिनर अलग अलग हम मान लो लिख रहे डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट पर डे, ये है ठीक है। ऑप्शन में 200 mg पर डे, 500 mg पर डे, 2000 mg पर डे, 25 mg पर डे। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? किसी ने डाल दिया कैल्शियम डेली रिक्वायरमेंट कितनी, 200, 500, 2000, 25। राइट आंसर क्या होगा, 500। अभी एक्यूरेट के सबसे नजदीक यही है, समझ गया। अब फिर किसी ने डाल दिया क्वेश्चन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम पर डे 200 mg, 400 mg, 1500 mg, 2500 mg, 3000 mg, 1500 mg पर फिर क्वेश्चन आ गया डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम पर डे 400 mg, 800 mg नॉर्मल रिक्वायरमेंट, ठीक है, 1200 mg और 1500 mg। अब 800 mg, ऐसे ही ये आपको हर बार अलग, हर क्वेश्चन देखोगे ना अलग अलग लिखोगे, फिर आप सोचोगे मैंने कितना लिखवाया, ऐसे नहीं, तो अपना दिमाग यूज करना होता है, अपना दिमाग यूज करना होता है। जो मैं लिखवा रहा हूँ ना वैल्यू, उससे कोई वो उसको नीचे आपको मिलेगी एग्जाम में, कोई एग्जामिनर जान कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डालकर लोग क्या करते आते हैं, वही क्वेश्चन गलत करते हैं, अपना दिमाग लगा, ठीक है। मार्क्स देख रहे हैं
सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चीज। तो बैटरी मैनेजमेंट ये करिए हमने अब हार्मोनल मैनेजमेंट, हार्मोनल मैनेजमेंट में क्या देंगे? अब एस्ट्रोजन के लिए हम ओरल पिल्स दे सकते हैं, अभी उसमें एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। ओरल पिल्स में कंबाइंड पिल्स, कंबाइंड पिल्स में क्या होता है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन होता है ना, या हम मिनी पिल्स ले लेते हैं, क्या होता है? ओनली एस्ट्रोजन, ठीक है, ओनली एस्ट्रोजन पिल्स भी दे सकते हैं और कंबाइंड पिल्स भी दे सकते हैं, या फिर इंजेक्शन आते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकते हैं। ट्रीट करने के लिए कॉम्प्लिकेशन तो सोडियम हार्मोन, है ना, ठीक है, हो गया मेनोपॉज, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया हो आज का? आ गया? तो हमने क्या पढ़ा, स्टार्ट किया था हमने ओबीसी टर्म से, उसमें हमने देखा हमने रिप्रोडक्टिव के बारे में, एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में मोस्ट साइटोसिस, लेके माइक्रोरा, ठीक है, रेसिड्यूल, ठीक है, सेलेनियम और फोस्फेट, ये था। फिर मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का वेस्टिब्यूल का मैंने आपको बता ही दिया था। वेस्टिब्यूल ट्रायंगुलर शेप एरिया होता है, ट्रायंगुलर शेप एरिया होता है, और जिसमें क्या रहती है, ओपनिंग रहती है, ओपनिंग। वेस्टिब्यूल के अंदर कौन कौन सी ओपनिंग होती है? नंबर 1 यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। नंबर 2 vaginal opening, नंबर 3 बार्थोलिन, बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होती है, बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग, which carry secretions of, which carry secretions of Bartholin gland, of Bartholin, Bartholin gland, ठीक है, Bartholin gland के फिर नेक्स्ट है तीन ग्लैंड ओपनिंग, तीन ग्लैंड ओपनिंग। मेल में जो प्रोस्टेट का काम होता है वो इस तीन ग्लैंड का काम मेल में होता है, ये ओपनिंग है। फिर था पेरिनियम, पेरिनियम का लिखा था हमने, क्या था ना, एरिया जो होता है, एरिया 4 सेट से लेके, हाँ, डायरेक्ट ऐसे ही बोलते हैं, एना से लेके तो एनल ओपनिंग तक का जो एरिया होता है, एनल तक का जो होता है, क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। ये एरिया, पेरिनियम को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एनाटॉमिकल पेरिनियम, एनाटॉमिकल पेरिनियम, और एक है ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम,
एनाटॉमिकल तरीके में कहां से कहां तक मारने हैं और टेक्निकल सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा नहीं है इसका, इतना ज्यादा एनाटॉमिकल तरीके एनाटॉमी देखते हैं आगे का जो जॉइंट है जॉइंट से लेके फोकिस तक का जो एरिया है जो बोन होती है फोकिस है ना, वहां से लेके और दोनों तरफ के टुकड़ों से दोनों की इधर भी एरिया होता है इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल एरिया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना इसका। पीछे जो हमारे वर्टिब्रा कॉलम की जो लास्ट हड्डी होती है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं टॉपिक, है ना। आगे का जो सिंथेसिस जॉइंट है ना, ये कौन सा जॉइंट है सिंथेसिस ट्यूबिट। और अब जो आप टिका के बैठे हो ना चेयर पे, ये क्या है इसके टुकड़ों से एक बार बटक के नीचे जो हड्डी का सपोर्ट है वो हिस्सा जो पेल्विस का सबसे नीचे वाला हिस्सा, दो ऐसे उभार के निकले होते हैं ना, तो इसके टुकड़ों से होते हैं तभी इसके टुकड़ों से टिका के बैठे हुए, वो जो एरिया है वो होता है एनाटॉमी। ठीक है, इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं, पोस्टरेडियल पेरिनियम का सिग्निफिकेंस ज्यादा है। पोस्टरेडियल पेरिनियम बिल्कुल सिंपल से सिंपल बात इन्होंने बोल दी कि पोस्टरेडियल पेरिनियम क्या होता है, वेजाइना से लेके एनिमल तक का जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं पोस्टरेडियल पेरिनियम। ठीक है, सिंपल से सिंपल बात बोलते हैं, कोई कंफ्यूजन है इसमें। पोस्टरेडियल पेरिनियम बड़ी काम आती है जब क्या करते हैं जब हम कर रहे हैं कट लगा रहे हैं कोई, तो हम सब देखते हैं हमको देर ही ना कर दिया हो पेरिनियम से ना कर। ये इतना ही, ये दो चीजें बताई। एक होती है हाइमन, हाइमन एक लेयर होती है जो वेजाइनल ओपनिंग को क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। और ये हाइमन जो होती है हैवी वर्किंग फीमेल के अंदर, एथलीट के अंदर, रनर जो है उनके अंदर, ज्यादा काम करने वाली जब वो बच्ची होती है वगैरह करनी है, हैवी वर्क करनी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जनरल फीमेल रिप्रोडक्टिव इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स पे आ जाते हैं, ओबीजी पे आ जाते हैं। ओबीजी पे आएंगे तो हमें अब बात करनी पड़ेगी किसके बारे में, हमें बात करनी पड़ेगी गैमेट्स के बारे में। मेल गैमेट जैसे कि स्पर्म, मेल गैमेट स्पर्म, ठीक है, फीमेल गैमेट ओवम, मेल गोनेड ओवरी, तो फीमेल गैमेट गोनेड ओवरी, मेल गोनेड टेस्टिकल। स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। ये पूछ लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने कल बताया कितना टाइम लगता है, 1 डे। oogenesis में कितना टाइम लगता है, 6 to 8 days।
इतने में ये तैयार हो जाता है। प्री मॉड्यूल फॉलिकल, प्री मेच्योर जो फॉलिकल होते हैं मेच्योर हो जाते हैं ना। देखो छठे दिन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगभग 8 9 दिन का टाइम है ना। नॉर्मली कितना टाइम लगता है 6 to 8 डेज ओवुलेशन हो जाता है। दोनों ही सेल हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशलाइज्ड जो कि मियोसिस होके मियोटिक डिवीजन होता है। ये मियोटिक डिवीजन होके क्रोमोसोम नंबर कितने रह जाते हैं? क्रोमोसोम नंबर रह जाते हैं हाफ, क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं। नॉर्मल मेल के अंदर और फीमेल के अंदर या ह्यूमन, दोनों ह्यूमन है, ह्यूमन की सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं ना। आपको पता है 46 क्रोमोसोम, जिनमें से पूछ लेते हैं कि 44 जो है ये ऑटोसोम है, क्या पूछते हैं इनको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, ठीक है। और दो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, दो जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम, मेल के अंदर, मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम मेल वो क्या होगी? एक्स और वाई होंगे ना। फीमेल के अंदर क्या होंगे? फीमेल में हमेशा एक्स एक्स होंगे, है ना। ये तो पता है ना सबको, मेल के अंदर एक्स वाई, फीमेल के अंदर एक्स एक्स। अब मान लो 44 प्लस एक्स वाई है, ये किसके है? मेल की। और 44 प्लस एक्स एक्स है, ये किसके है? फीमेल की। अब इन क्रोमोसोम्स ने आधा होना है, आधा होना है। जब स्पर्म फॉर्मेशन होगा जर्मिनेटिव सेल से, जर्म सेल से आधे होंगे, ये आधे होंगे तो वाई प्लस एक्स भी आ सकता है और वाई प्लस वाई भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं ना। मेल में आधे होंगे तो 22 प्लस एक्स आएगा और दूसरी तरफ 22 प्लस एक्स ही आएगा, वाई यानी कोई चांस नहीं है कि वाई है नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके तो स्पर्म के अंदर जो ओवम को टच कर रहा है, स्पर्म जो इन्वाइट करके अंदर जा रहा है, उसके अंदर 22 प्लस एक्स भी हो सकता है और 22 प्लस वाई भी हो सकता है, ठीक है। 22 प्लस एक्स होगा तो फीमेल का तो हमेशा 22 प्लस एक्स ही आएगा, है ना। तो क्या हो गया? 44 प्लस एक्स एक्स फीमेल बेबी हो गया, है ना। और 22 प्लस वाई आया, ठीक है। और फीमेल की तरफ से 22 प्लस एक्स आया, तो क्या हो गया? 44 प्लस एक्स वाई मेल बेबी। समझ गया? ऐसे करके फीमेल बेबी और मेल बेबी। अब पहले क्या होता था, आजकल कुछ कम हो रहा है, आज के जन्म में गाँव में जो भी चलता है, वाइफ के लड़कियां लड़कियां हो रही, साथ गालियां निकाल रही है तो लड़कियां। अब पता नहीं लड़की और लड़के देखते तो जिम्मेदार तो आदमी है ना, गलत तो बेचारी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि उसकी तरफ तो एक्स ही आएगा हमेशा, कंट्रोल तो नहीं है कोई, पर क्या ही कर सकते हैं। समझ में आई बात? हाईली स्टेशन। अब बताया कि इसको जेनेसिस बोलते हैं, पोस्ट फॉर्मेशन। अब देखो, अब एक तरफ है
लड़के की लड़की दोनों अभी आधी आधी आप क्रोमोसोम ये है इनमें, ठीक है, दोनों में, ठीक है, एक मेल वाले और मेल वाले पूरे गुण है, अभी मैं बताऊंगा। और एक आधी सेल ही है तो भी पूरे सेल मेल वाले गुण है, ये फीमेल ओवम और ये ओवम, और इसके अंदर तो होंगे हमेशा 22 प्लस एक्स होंगे, स्पर्म के अंदर 22 प्लस वाई भी हो सकते हैं और 22 प्लस एक्स भी हो सकते हैं। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर कैसे होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना, इनको बोलते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ, ये पूछ लेते हैं क्या, ठीक है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इधर भी हाफ है, ठीक है, हैप्लॉइड नंबर है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ, समझ गए, हैप्लॉइड नंबर को हमेशा लिखते हैं स्मॉल एन से, ये भी स्मॉल एन है और एन। अब ओवुलेशन हुआ 14 डे पे, और कोइटस एक्ट हुआ, एक तरफ से स्पर्म आया एक तरफ से ओवम था, विद इन फ्यू मिनट, विद इन फ्यू मिनट कोइटस एक्ट होने के बाद में विद फ्यू मिनट खूब लाता हुआ पहुंच जाता है कहाँ पे, ओवम के पास में, फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, ठीक है, और फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है फर्टिलाइजेशन, 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 फर्टिलाइजेशन क्या है, दोनों का आपस में मिलना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में मिलना, इंटरमिंगलिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दोनों में इंटरमिंगलिंग हो, दोनों का जेनेटिक प्रोडक्ट है जो आपस में मिल गया, ये फर्टिलाइजेशन होके ये क्या बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होके ये बन गया हैप्लॉइड नंबर है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम हैप्लॉइड नंबर है, जाइगोट में हो गए, जाइगोट बना दिया 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, ये हो गया डाइप्लॉइड नंबर, डाइप्लॉइड नंबर ऑफ, समझ में आया, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं 2n, हम किससे लिखते हैं 2n से, 2n। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले, फर्टिलाइजेशन होने से पहले स्पर्म में फॉर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन स्पर्म make some changes, sperm make some changes, स्पर्म के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस क्या क्या होते हैं, नंबर 1 कैपेसिटेशन रिएक्शन होती है, कैपेसिटेशन रिएक्शन होती है, कैपेसिटेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, जिस पर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को फाइंड करते हैं, और इसके हेड आ गया,
हेड के अंदर इसका तोड़ता रहता है और इसके हेड के ऊपर लेयर होती है हेड की प्रोटीन यहाँ पे होती है इसकी हेड की लेयर है लाइपोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन लेयर जब तक स्पर्म के हेड पे ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता एग को फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता तो सबसे पहले स्पर्म को क्या करवाना पड़ता है अपना हेड वाश करवाना पड़ता है स्पर्म जो चेंज करेगा उसको सबसे पहले कैपेसिटेशन हेड वाश removal of lipoprotein layer removal of lipoprotein layer protein layer of sperm head sperm की हेड की ग्लाइकोप्रोटीन जो लेयर है रिमूवल कर दिया अब ये क्या हो गया अब इसके अंदर ना कुछ प्रोडक्ट पड़ेंगे अब इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट पड़ेंगे इसके अंदर पड़ा है एक हाइड्रोलोनिडेज एंजाइम स्पर्म के अंदर हाइड्रोलोनिडेज एंजाइम है यहाँ पे हाइड्रोलोनिडेज तो इसके अंदर पड़ा है एक्रोफिन एक्रोफिन पड़ा है अब ये क्या करेगा स्पर्म का हेड वॉश कर देगा तो ये आपको मैंने तो ओवन की जो पेलुसिडा लेयर है बताइए जो जोना पेलुसिडा लेयर इस जोना पेलुसिडा ये जोना पेलुसिडा जो लेयर है ये बनी होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिडेज एंजाइम एंजाइम क्या होते हैं अगली चीज का ब्रेक डाउन कर देते हैं जैसे हमारे पेट में एंजाइम है खाने का ब्रेक डाउन कर देते हैं तो हाइड्रोक्लोरिडेज एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले दोनों का क्या कर देगा ब्रेक डाउन कर देगा जब ब्रेक डाउन कर देगा तो स्पर्म इस रास्ते से क्या हो जाएगा समझ गया स्पर्म क्या करेगा रास्ते से अब अगर ये कैपेसिटेशन रिएक्शन नहीं करता है ये अंदर नहीं जाता हाइड्रोलोनिडेज एंजाइम रिलीज नहीं होगा ठीक है एक्रोसिन क्या करता है एक्रोसिन भी यहाँ एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया एक्रोसिन निकलेगा और स्पर्म जो है अंदर चला स्पर्म सारा अंदर ना जाए स्पर्म की हेड का जो मटेरियल है वो अंदर जाएगा और ओवन के मटेरियल के साथ में मिलके 23 क्रोमोसोम प्लस 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे फिर 43 ये है स्पर्म की कैपेसिटेशन रिएक्शन अपना हेड वॉश करने में फिर बड़ा पूछते एग्जाम में स्पर्म के अंदर कौन सा एंजाइम होता है ठीक है स्पर्म के अंदर कौन सा एंजाइम होता है जो जोना पेलुसिडा लेयर का ब्रेक डाउन करता है ठीक है हाइड्रोलोनिडेज एंजाइम फिर जोना पेलुसिडा लेयर किस एंजाइम की बनी होती है हाइड्रोलोनिक एसिड की हाइड्रोलोनिक एसिड ठीक है अब क्या है
अब देखो आप, इधर मैं फिर एक और डायग्राम बनाता हूं। ये फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस, थॉमस, सर्विक्स, सर्वाइकल फोल्ड, वेजाइनल वॉल, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ओवरीज। अब देखो, अब आपको बताता हूं इन दोनों सेल्स की खासियत, ठीक है। ओवम यहां से निकलता है, यहाँ आके बैठ जाता है। थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं तुला में, तो और चला देते हैं इसको। यहां से निकलता है, यहाँ आके बैठ जाता है, ठीक है। स्पर्म के यहां से भागता है, पूंछ लाता हुआ, ठीक है। भागता 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 कहां पहुंचता है? ओवम तक, ठीक है। ऐसे ही करते हैं लड़के, ठीक है। लड़की जो होती है सीधा ही बोल देती है कि आना है तो खुद आ जा, मैं तो नहीं आ रही कहीं, ठीक है। और लड़के भागते हुए 200 किलोमीटर दूर से आएंगे चलते चलते, ठीक है। अब स्पर्म की आदत भी यही है, ठीक है। ओवम लार्जेस्ट सेल होती है ना। ये आदत लड़कियों की होती है, वेट ज्यादा होता है, चलना कम पसंद करते हैं, ठीक है। और लड़के बेचारे ओवम पूंछ लाता हुआ आ रहा है, ठीक है। वेट कम है, चलना ज्यादा पसंद करता है। फिर देखो, लड़की थोड़ा ही वेट करेगी, लेट हो गया लड़का, चली जाएगी। लड़का बेचारा सुबह का बैठा है, हाँ आएगी आएगी, कहीं वेट कर रहा है, हाँ आएगी, होटल में बैठा हुआ है, इधर उधर चक्कर काटता रहेगा, शाम तक नहीं मुंह लटका के वापस चला जाता है, ठीक है। वही आदत इनकी है। स्पर्म की लाइफ स्पान 48 टू 72 आवर्स होती है ना। ज्यादा वेट करता है ना, ठीक है। ओवम की लाइफ स्पान 12 टू 24 आवर्स होती है। ये वेट नहीं करती, थोड़ा ही वेट करती है ना। फिर फीमेल हमेशा कंजूस ही होती है, पैसे कम खर्च करती है, दूसरों के पैसे ज्यादा खर्च करती है, ठीक है। कितनी कंजूस है फीमेल, एक महीने में एक ओवम रिलीज करती है, ठीक है। और स्पर्म एक इजेक्यूलेशन में 40 मिलियन स्पर्म, 240 टू 200 मिलियन स्पर्म, ठीक है। तो बहुत हो गए ना पर इजेक्यूलेशन, एक महीने की बात नहीं है, पर इजेक्यूलेशन तो बहुत ज्यादा। और वही लड़कों की आदत होती है, एक लड़की होती है, 50 लड़के उधर घूम रहे थे मुंह मारते हुए, ठीक है। भागे हो जाते हैं, चक्कर मारते रहेंगे लड़की की तरफ, ये भी बहुत सारे पहुंच जाते हैं यहाँ। फिर जिसका प्रपोजल सबसे पहले एक्सेप्ट किया, ठीक है, फिर दूसरे रिजेक्ट। ऐसा लड़की जिसका प्रपोजल सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया, 50 और खड़े, सारे रिजेक्ट। ओवम की यही आदत होती है, जिसका मटेरियल सबसे पहले अंदर आ गया, सारे रास्ते बंद, ठीक है। जिस रास्ते से ओवम अंदर एंटर करता है उसको बोलते हैं उलेमा। जैसे पहला ही स्पर्म अंदर एंटर करता है उसको बोलते हैं उलेमा। जैसे पहला स्पर्म की एंट्री हुई, सारी उलेमा ब्लॉक हो जाती है, फिर कोई भी स्पर्म अंदर नहीं जा सकता, क्या ना हो, पॉलीस्पर्मी ना हो, इसलिए, ठीक है। फिर एक ये आदत होती है। फिर जैसे ही लड़के जाएंगे, लड़की के भाई देख लेंगे, सिर में मारेंगे, लट सिर फोड़ देंगे, ठीक है। ये ओवम की ये आदत, स्पर्म की ये आदत, सबसे पहले अपना सिर फुड़वाता है ना। इस सिर फुड़वाने वाले को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर जहां पे लड़की होगी वहां लार टपकाते रहते हैं, लड़के लार टपकाते रहते हैं, ठीक है। अपने पैसे खर्च करते रहते हैं, उसको लुभावने लुभावने ऑफर देते हैं। ये भी क्या कर रहा है? लुभावने लुभावने अपनी लार टपका रहा है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम का, एक्रोसिन का सिक्रीशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। ये सारी आदतें देख लो, अभी भी सारी आदतें, अभी तो बने ही नहीं है, बने छोड़ के आधे ही क्रोमोसोम है, तभी आदत देख लो, सारी की सारी सेम ही है ना, सेम आदत है। तभी तो मैं कह रहा था कल बताऊंगा कैसे आदतें सेम होती है, सेम ही आदत है, ठीक है।
तो समझ में आई बात? अब रिलेट करोगे कि किसकी लाइफ स्पान ज्यादा होती है, किसकी कम होती है ना, कौन ज्यादा वेट करता है, कौन वेट नहीं करता, तो पता लग जाएगा। ठीक है, सिर फुड़वाने वाली याद रहेगी, क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन रिएक्शन। लार टपकाने वाली, कौन सी लार टपका रहा है? हाइलोरोनिडेज एंजाइम, है ना। वेट लड़की का ज्यादा होता है, चलना कम पसंद करती है, तो इसका मतलब लार्जेस्ट सेल है ओवम बॉडी की, है ना। वेट लड़के का कम होता है, दौड़ता है, भागता है, मतलब स्पर्म का, तो स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल होती है बॉडी की, है ना। मेल बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। फिर एक आदत ये होती है कि जैसे ही लड़की को लड़का मिलने जाएगा, ठीक है, गेट से अंदर लेते ही सारी खिड़कियां दरवाजे बंद, है ना, कोई दूसरा ना देख ले। तो वो क्या होता है, जैसे ही ओवम को पहला स्पर्म टच करता है, बहुत सारे स्पर्म टच करते हैं, और जैसे ही उसकी जोना पेलोसिडा को क्रॉस करके पहला स्पर्म का मटेरियल अंदर पहुंचता है, ये अपने अंदर एकदम से ऐसे चेंज कर लेती है कि सारे के सारे जो ऊलेमा होते हैं, चाहे दूसरा स्पर्म यहीं पहुंच गया हो, ठीक है, पहला यहां पहुंच गया, थोड़ा वाइड बनाता हूं आपको पता लगे, दूसरा स्पर्म इस यहां पे पहुंच गया, बेचारा ट्राई कर रहा है ये भी अंदर जाने की, ठीक है, उसने भी हाइलोरोनिडेज एंजाइम अपना निकाला है ना। एक ओवम को लगभग 500-600 स्पर्म उस टाइम कोशिश कर रहे होते हैं फर्टिलाइज करने की, क्योंकि वहां तो बहुत सारे स्पर्म है, मिलियंस ऑफ स्पर्म है, तो पहुंच जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। इस पे लगभग 200, 300, 500 पहुंचे होते हैं सारे, और ऐसे केमिकल रिलीज करता है ये ओवम कि अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो स्पर्म भागते हुए पहुंचते हैं। अब जैसे ही पहला स्पर्म अंदर पहुंचा, चाहे वो यहीं पे या बिल्कुल किनारे पे था, हाथों हाथ इसके अंदर चेंज हो जाता है, सारे रास्ते इसके ब्लॉक हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओलेमा ब्लॉकिंग, ओलेमा ब्लॉकिंग या जोना हार्डनिंग, जोना हार्डनिंग, ठीक है, ओलेमा ब्लॉकिंग या जोना हार्डनिंग या जोना रिएक्शन, जोना रिएक्शन, ये पूछते हैं एग्जाम में, ओलेमा ब्लॉकिंग क्या होती है? पहला स्पर्म एंटर होने के बाद में ओवम का सारे रास्ते या बंद कर लेना या जोना पेलोसिडा को क्लोज कर देना, उसको क्या बोलते हैं? जोना रिएक्शन, जोना हार्डनिंग या ओलेमा ब्लॉकिंग। जिस रास्ते से स्पर्म अंदर एंटर करता है उस रास्ते को क्या बोलते हैं? ओलेमा। ये भी पूछते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती वही एग्जाम में आती है, फिर नहीं पढ़ाई जाती ना कॉलेज में। ये कॉलेज में तो सिर्फ पढ़ाया और उसके बाद में आगे निकल गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया, फिर प्लासेंटा पे पहुंच गए डायरेक्ट, ऐसे ही होता है ना। प्लासेंटा पढ़ा दिया, प्लासेंटा का एमनियोटिक फ्लूइड का बारे में पढ़ा दिया, उसमें काट छाट के पढ़ा दिया जाता है। अब हम पहुंचे फर्टिलाइजेशन तक। अब हो गया दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होके क्या बन गया? 46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बन गया, ठीक है। ये सारी बात समझ में आई ना? जोना ब्लॉकिंग, जोना हार्डनिंग, जोना रिएक्शन वगैरह सब समझ में आया? अब चलते हैं आगे। स्पर्म प्लस ओवम, है ना, इन दोनों के बीच में वो फर्टिलाइजेशन, दोनों का बन गया जाइगोट, है ना, जाइगोट। तो ये जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है कि नहीं? सिंगल सेल। ये जो सिंगल सेल होती है ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, ये बहुत स्पेशल सेल है। ये एक ऐसी सेल है जिससे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं? एक सेल है, देख लो, शुरू में एक सेल है, इस एक सेल पे सब कुछ है कि कैसे बाल बनने हैं, कैसी आंखें बननी है, कैसे सिर बनना है, ठीक है, सब कुछ है। लीवर कैसे बनना है, इंटेस्टाइन कैसे बननी है, हड्डियां कैसे बननी है, इस पे सारे जीन है, सारे जीन जो भी एक बॉडी के लिए जरूरी है वो सारी जीन स्ट्रक्चर है इस पे, ठीक है। अब ये जो सेल है ये डिवाइड हो जाती है 2 सेल में, ठीक है।
सिंगल सेल 2 सेल स्टेज में डिवाइड हो जाती है, 2 सेल स्टेज में, ठीक है। और 2 सेल स्टेज में डिवाइड होती है 30 to 40 आवर्स के अंदर, 30 to 40 आवर्स के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। फिर ये 2 सेल स्टेज डिवाइड हो जाती है 4 सेल स्टेज में, इसके अंदर लगते हैं लगभग 50 और 50 और, ठीक है। फिर ये डिवाइड हो जाती है 8 सेल स्टेज में, ठीक है, 8 सेल स्टेज में, इसमें लगते हैं लगभग 72 और, ठीक है। फिर ये डिवाइड होती है 16 सेल स्टेज में, 16 टू, फिर 16 से 32, 32 64, ये जो 16 से 64 सेल स्टेज जो होती है, सेल स्टेज जो होती है, इसको बोलते हैं मोरूला, इसको क्या बोलते हैं, मोरूला, ठीक है। पूछ लेते हैं कि 16 to 64 सेल स्टेज जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मोरूला, ठीक है, मोरूला। ये मोरूला बन गया। अब मोरूला से आगे बनता है जो ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, और सेल के और नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, और नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, और ये बन जाती है, सेल के नंबर फिर खूब बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये बन गई ब्लास्टोसिस्ट। ये एक गेंद बन गई, ठीक है, बॉल, छोटी सी, बहुत छोटी सी है ये, तो बहुत सारी सेल है इसमें, ये बन गई ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब टाइम देख लो, यह 96 आवर्स पे मोरूला बनता है। अब देखो यहां पे 0 आवर्स है, 0 आवर्स हमने कहा माना, फर्टिलाइजेशन पे, ठीक है, 0 घंटे फर्टिलाइजेशन पे। 2 सेल स्टेज बन गई 30 आवर्स, 30 to 40 आवर्स में, ठीक है। 4 सेल स्टेज बन गई 50 आवर्स में, 72 मतलब 3 दिन, 72 आवर्स मतलब 3 दिन, 3 दिन में बन गया 8 सेल स्टेज। 96 आवर्स मतलब 4 दिन, 4 दिन में बन गया मोरूला, ठीक है, और 5वें दिन बन गई ब्लास्टोसिस्ट, 5th डे, ठीक है, 5th डे। समझ में आई बात। और ये जब ऐसे चल रही होती है हाई स्टेजेस, तो साथ साथ में इसकी शिफ्टिंग भी हो रही है, फैलोपियन ट्यूब से ये किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यूट्रस की तरफ, ठीक है। तो अब जब ये ऐसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5वें दिन देख लो ये कहां आ गया, लगभग यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है। तो जब यूट्रस में ये पहुंचता है तो ये कौन सी स्टेज में पहुंचता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंच गया। और फिर 5वें दिन यूट्रस में पहुंच गया, और 6ठे दिन लगभग इसका, ये है मान लो इसकी एंडोमेट्रियम, तो 6ठे दिन इसका इम्प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। समझ गया, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद में 6ठे दिन हो जाता है इम्प्लांटेशन स्टार्ट इसका। अब एक चीज आपको और बताऊंगा इधर इंपॉर्टेंट, जब हमने ओवम पढ़ा था, ठीक है, ओवम के बार बार मैंने आपको एक लेयर बताई थी, जोना पेलुसिडा लेयर बताई थी ना, मैंने आपको बताया था इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, एक इंपॉर्टेंस तो हम अभी देख के आए, ठीक है, ये है ओवम। जब ये फर्टिलाइज हो गया तब भी इसमें जोना पेलुसिडा लेयर है, ठीक है। जब ये जाइगोट बना जोना पेलुसिडा है, 2 सेल स्टेज जोना पेलुसिडा है,
4 सेल स्टेज जोना पेलुसिडा है, ठीक है। 8 सेल स्टेज जोना पेलुसिडा, 16 से 64 सेल स्टेज जोना पेलुसिडा। लेकिन जब ये ब्लास्टोसिस्ट पे पहुंचता है तो ये जोनो पेलुसिडा डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे 8 ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, 8 ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, disappearance of zona pellucida layer, zona pellucida लेयर, इस लेयर का क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाती है लेयर, और इसको बोलते हैं जोना हैचिंग। तो क्या बोलते हैं, जोना हैचिंग। जोना रिएक्शन अलग थी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जोना हैचिंग, ठीक है। जोना हैचिंग। चलो आगे बढ़ते हैं आप। सिक्स्थ डे फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, 6th डे फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। जानबूझ के लिखा मैंने 6th डे फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। एक और बात बताऊंगा इधर, प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन स्टार्टेड, प्रोसेस ऑफ। अब आपसे पूछे कि इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होता है, तो 6th डे है ना, 6th डे। तो प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन स्टार्टेड। और इम्प्लांटेशन को कल मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, निडेशन या नाइडेशन, जो भी आप बोलते हो, है ना, निडेशन। ये पूछते हैं इम्प्लांटेशन को निडेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन स्टार्टेड, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ, जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है वो 4 स्टेजेस के थ्रू कंप्लीट होता है। प्रोसेस जो है इम्प्लांटेशन का वो 4 स्टेजेस के थ्रू कंप्लीट होता है। मैं सिर्फ नाम लिखा देता हूं, कौन कौन सी 4 स्टेजेस होती है, एपोजिशन, एडहेशन, पेनेट्रेशन और इन्वेजन। इन 4 स्टेजेस के थ्रू इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। एपोजिशन, एडहेशन, पेनेट्रेशन एंड इन्वेजन, ठीक है। और इम्प्लांटेशन completed at 10 to 11th day of fertilization। समझ में आई बात। इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, 6th डे। कंप्लीट कब होता है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन में 6, 7, ठीक है, 8, 9 इतना नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे होगा 11th डे, ठीक है, 7th डे, 12th डे, 13th डे। तो राइट ऑप्शन क्या है, 7th डे। स्टार्ट कब होता है, 7th डे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, स्टार्ट का पूछे है, कंप्लीट का पूछे। इम्प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट कब होता है, 11th डे। मोस्टली आपको 11 वाला ऑप्शन में मिलेगा कंप्लीट पे,
और स्टार्टिंग वाले में मोस्टली आपको 7 वाला ऑप्शन मिलेगा, 7th डे वाला, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कब होता है? 6th डे के आसपास। समझ में आई बात? अब एक चीज और देखो, ओवुलेशन कब हुआ था? 14th डे पे, है ना। अब किसी फीमेल की एलएमपी देखें, एलएमपी देखें। ओवुलेशन से आप ये बताओ कि ओवुलेशन से एलएमपी कितने दिन पहले होती है? किसी फीमेल का ओवुलेशन हुआ, उससे कितने दिन पहले उसकी एलएमपी होगी? सीधी सी बात होती है, इसमें कुछ गिनना ही नहीं। एलएमपी का मतलब होता है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, है ना। अब किसी की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, जिस दिन उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो होता है फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, समझ गए। जिस दिन किसी की फीमेल की मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, अब मान लो किसी फीमेल की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है 1 तारीख को, 1 जुलाई को, ठीक है। तो उसका सिंपल सी बात है, एलएमपी क्या होगी? 1 जुलाई, है ना। अब इस 1 जुलाई से 14वें दिन उसका ओवुलेशन हो गया। तो कब हुआ ओवुलेशन? 14 जुलाई को। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो, है ना। तो एलएमपी के कितने दिन बाद में ओवुलेशन होता है? 14 दिन बाद में, समझे, समझे। इसीलिए तो एलएमपी से हम एज काउंट करते हैं, गेस्टेशनल एज। अब एलएमपी से 14 दिन बाद में उसका क्या हुआ? ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन होने के बाद में, ठीक है, यहां पे हो गया फर्टिलाइजेशन। कौन से दिन पे? 14वें दिन पे, हाँ, जाइगोट बन गया। इधर से ओवुलेशन हुआ, इधर से क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन, और स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो 14वें दिन पे अगर मान लो 14 हम लेके चलते हैं, ठीक है, 14 हम लेके चलते हैं, मान लो अगर किसी का 14वें दिन पे फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका इम्प्लांटेशन फॉलोइंग एलएमपी कब स्टार्ट होता है? अगर किसी का मान लो 14वें दिन, सबको पता है ना ओवुलेशन हो रहा है, और 14वें दिन फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब आपसे कोई पूछे कि उसका इम्प्लांटेशन फॉलोइंग एलएमपी, उसका इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट हुआ? तो 14 में 6 ही तो जोड़ने हैं। कौन से दिन? 20वें दिन, 20 to 21st डे ऑफ एलएमपी क्या हो गया? इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और यही मैं आपको कल बता के गया था वहां पे कि 20 या 21 दिनों तक लेयर एकदम से तैयार हो जाती है, ताकि उसमें क्या हो सके? इम्प्लांटेशन हो सके। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, इसलिए 20 या 21वें दिन पे, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस फॉलोइंग एलएमपी कंप्लीट कब होता है? तो 14 + 11 या 14 + 10, 24वें या 25वें दिन, है ना। अब 14 में 11 जोड़ोगे तो 25 हो गए, 14 में 10 जोड़ोगे तो 24 हो गए, है ना। तो फॉलोइंग एलएमपी 14 से 25वें दिन पे इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है ना। समझ में आई मैडम? आपको समझ में आया? हाँ, ठीक है। और फॉलोइंग एलएमपी स्टार्ट कब होता है? 20वें या 21वें दिन। कंप्लीट कब होता है? 24वें या 25वें दिन। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कब होता है? 6ठे दिन। कंप्लीट कब होता है? 10वें या 11वें दिन, है ना। समझ में आ गया? अब ऐसे पूछेंगे तो ऐसे भी आंसर करना है, ठीक है। इसीलिए तो बता रहा था कि 21वें दिन तक तैयार होती है। कल सारा तो बता के गया हूं आपको। ऑब्स्टेट्रिशियन की डिग्री नहीं है मेरे पास, नॉलेज तो है इतना, ठीक है। तो समझ में आ गई? यहां तक आगे चले अब? चलो अब इसको डिलीट करना पड़ेगा। खुद ही लिखता रहता हूँ, डिलीट करता रहता हूँ, इतनी मेहनत से लिखता हूँ फिर डिलीट कर देता हूँ। आपको फिर भी दया नहीं आती मेरे पे, याद नहीं रखते हो आप। चलो
ठीक है, अब हो गया ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं आप, ठीक है। ये है, मान लो छोटी सी बनाएंगे, ये है ब्लास्टोसिस्ट, इसमें बहुत सारे सेल हैं। अब इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ऐसी सेल है, सब डिवाइड हो गई, ठीक है। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर सब कुछ डिवाइड हो गया कि तूने जाके प्लासेंटा बनाना है, तूने जाके प्लासेंटा का एमनियोन बनानी है, तूने अम्लाइकल कॉर्ड बनानी है, तूने कोरियोन बनानी है, तूने विलाई बनाना है, ठीक है, तूने बच्चा बनाना है, ठीक है, तूने एमनियोटिक सैक बना, सब डिवाइड हो गया इस पे। अब हो गया इसका इम्प्लांटेशन। अब ये है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस की कौन सी लेयर? एंडोमेट्रियम लेयर ना। एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इसका इम्प्लांटेशन होगा। अब मैं इस एंडोमेट्रियम लेयर को कर लेता हूं बड़ा, इधर ये मान लो एंडोमेट्रियम लेयर है। और प्रेग्नेंट लेडी की एंडोमेट्रियम को, प्रेग्नेंट फीमेल की अगर एंडोमेट्रियम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। समझ गए? प्रेग्नेंट फीमेल की अब एंडोमेट्रियम को क्या बोलेंगे? डेसिडुआ। तो ये अब डेसिडुआ के अंदर इंप्लांट होगा। ये ब्लास्टोसिस्ट कोशिश करती है कि मैं एंडोमेट्रियम के जितना ज्यादा डीप जा सकूं, उतना ज्यादा डीप जाके जहां पे मेरे पांव अच्छे से जम जाए वहां जाके मैं क्या करूं? इंप्लांट हो जाऊं, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंप्लांटेशन, इस ब्लास्टोसिस्ट का। तो ब्लास्टोसिस्ट के इंप्लांटेशन होने के बाद में इससे दोनों तरफ ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। इस तरफ ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, इसका विलाई बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। और इस तरफ ये खुद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब अपने करेंगे तो इस ब्लास्टोसिस्ट को करते हैं दो पार्ट में डिवाइड। ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, एक ट्रोफो एक्टोड्रम, ट्रोफो एक्टोड्रम, ठीक है, और एक इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास। ये इनर सेल मास बनाता है फीटस प्लस एमनियोन, ठीक है। ये अब बन गया इनर सेल मास। समझ में आ रहा है? ये इनर सेल मास बन गया मान लो, ठीक है। और ये इधर बड़ा हो गया ट्रोफो एक्टोड्रम। ट्रोफो एक्टोड्रम बनाएगी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और दूसरी सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इसमें डिवाइड हो जाएगी ये। साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। समझ में आ रहा है यहां तक आपको? पता है, बहुत मेहनत करके मैंने ये चीजें जानी है कैसे बनता है। अब आपको कितनी इजीली बता रहा हूं मैं, बार बार पढ़ना पड़ा मेरे को ये जानने के लिए कैसे बनता है बच्चा, कैसे बनता है प्लासेंटा, ये मैं सोचता था। तो आपको बता रहा हूं इतना इजीली। अब देखो, ये बन गया अब इनर सेल मास और ये ट्रोफो एक्टोड्रम है ना। अब ये क्या करते हैं? ये ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। ये ट्रोफो एक्टोड्रम बनाती है प्लासेंटा, ठीक है? ये बनाएगी प्लासेंटा, और प्लासेंटा पे साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ये फिर प्लासेंटा की लेयर्स है, ठीक
अब इनमें क्या होता है, विलाई सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है प्लासेंटा में। ये प्लासेंटा की जड़ें बनना स्टार्ट होगी, है ना, प्लासेंटा की जड़ें बनना स्टार्ट होगी। अब सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट को ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ये प्लासेंटा की हार्मोनल फैक्ट्री है, इसको बोलते हैं हार्मोनल फैक्ट्री ऑफ प्लासेंटा, हार्मोनल फैक्ट्री ऑफ प्लासेंटा। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि प्लासेंटा में हार्मोन सीक्रेट करने वाली सेल्स कौन सी होती है, कौन सी, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है 8th to 9th to 10th डे फॉलोइंग इम्प्लांटेशन। ठीक है, 9 से 10 दिन बाद में फिर 9 से 10 दिन पे सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट इट सीक्रेट्स HCG हार्मोन, ठीक है। ये किसका सिक्रेशन करती है, HCG हार्मोन का। और फिर HCG हार्मोन का जब सिक्रेशन होने लग जाता है तो फिर वो किसको मिलता रहता है, कॉर्पस ल्यूटियम को। तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहता है, ठीक है। फिर फीमेल के यूरिन के अंदर प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन ऑफ फीमेल सेकेंड वीक फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाता है। फिर हम पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं किट वाला, तो यूरिन उस पर डाल के देखते हैं तो उसमें एंटी सीरा होते हैं HCG वाले, है ना, एंटी सीरा और फिर HCG की आपस में रिएक्शन होकर हमें दो उस पर लाइन मिलती है। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट ऐसे हम चेक करते हैं। तो यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HCG, हाँ, HCG यूरिन के अंदर है, उस किट में एंटी सीरम होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज होती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, हमें डबल लाइन मिल गई, ठीक है। ऐसे करके हमें पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट देखना मिलता है। तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट ये हार्मोनल फैक्ट्री है, ठीक है। अब यहां तक पता चला। अब सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट कुछ नहीं होती, ये प्लासेंटा है मान लो, ठीक है। अब प्लासेंटा की अलग अलग इसमें सेल्स होती है, कोई विलाई सिस्टम बनाती है, कोई कुछ बनाती है। प्लासेंटा की कोरियन में सेल्स है, इसमें कुछ एक सेल आउटर सेल्स जो होती है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, और बीच में जो विलाई के आसपास जो लगी रहती है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है प्लासेंटा के कोरियन में, ठीक है। और ये क्या करती रहती है, हार्मोन का सिक्रीशंस करती रहती है। और प्लासेंटा से आपको पता है बहुत सारे हार्मोन बाद में सिक्रीशन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, HPL, PAPPA, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये प्लासेंट और ये फिर इस हार्मोन का सिक्रेशन कौन करती है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, इसलिए इसको बोल देते हैं हार्मोनल फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। तो कहां से हम चले थे, इनर सेल मास से, फिर ट्रोफोएक्टोडर्म और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, है ना, यहां तक समझ में आया। ठीक है, ठीक है। बोरिंग लग रहा है ये आपको,
ये तो अभी मैंने क्या बोला, 2 दिन है फाउंडेशन, ठीक है, 2 दिन है फाउंडेशन, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ते जाएंगे। फिर हमने प्लासेंटा ये वो यही तो पढ़ना है सारा कुछ, ठीक है। फिर हम जैसे ओबीजी पढ़ते आए हैं वैसे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें उसमें से डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हार्मोनल फैक्टरी सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, यूरिन कब अपीयर होता है, सॉरी एचसीजी कब अपीयर होता है यूरिन के अंदर, सेकेंड वीक में। ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकता है आफ्टर फर्स्ट वीक, है ना। आफ्टर फर्स्ट वीक कौन सा आता है, सेकेंड वीक, है ना। कौन से डे पे, 9th to 10th डे पे, 9th to 10th डे पे, ठीक है। अब ये हमने बना दिया, इतना कुछ बनाना था। फिर एक चीज और लिखते हैं कि प्राइमरी विलाई जो होते हैं, प्राइमरी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी विलाई, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी विलाई ऑफ प्लेसेंटा, ये कब बनता है प्राइमरी विलाई, 13th डे पे, ठीक है। सेकेंडरी विलाई बनते हैं 16th डे पे, ठीक है। और टर्सरी विलाई जो इंपॉर्टेंट है, टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन होता है 21st डे पे, 21st डे पे, 21वें दिन पर प्लासेंटा की टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। 21वें दिन पर प्लासेंटा की टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हमने प्लासेंटा पढ़ना है तो उसमें ये चीजें डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब होता क्या है, विलाई क्या होती है, प्लासेंटा की जड़ें होती है ना। ये प्लासेंटा है, इधर एंडोमेट्रियम है, ठीक है। इस एंडोमेट्रियम में इस प्लासेंटा की जड़ें हैं, ठीक है। विलाई सिस्टम है इसका, कंप्लीटली विलाई सिस्टम बन जाता है। तो दोनों तरफ से विलाई सिस्टम होता है, मैटरनल विलाई और फीटल विलाई। हाँ, ये प्लासेंटा में ही है, ये मैटरनल विलाई और फीटल विलाई। अब मैटरनल विलाई में क्या होता है, माँ का ब्लड यहां तक क्या लेके आएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स लेके आएगा, ये माँ का ब्लड है, ठीक है। ये माँ की यूटेराइन आर्टरी की ब्रांचेज प्लासेंटा तक क्या लेके आती है, ब्लड लेके आती है, ठीक है। और इस ब्लड में ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, सारी चीजें जो बच्चे को चाहिए उसके जिंदा रहने के लिए। और इधर अभी प्लासेंटा अभी ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी हम बहुत छोटे लेवल की बात कर रहे हैं जब टर्सरी विलाई बनती है। और ये बच्चे का विलाई सिस्टम है, फिटस का, ठीक है। ये फिटस का विलाई सिस्टम है। अब मदर का ब्लड ऑक्सीजन लेके आया 21वें दिन पे, ठीक है। फिटस का बहुत कम ब्लड, बिल्कुल थोड़ी आरबीसी होती है, वो क्या करती है, यहाँ पे सर्कुलेशन स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और बच्चे के बिल्कुल छोटा सा बच्चा होगा, आपके बॉल पेन के अंदर जो बॉल घूम रही है एक छोटी सी, है ना, इतना छोटा सा बच्चा होगा, उसके अंदर भी एक हार्ट बन जाता है, ट्यूब लाइक हार्ट, ठीक है। और 21वें दिन उसके हार्ट के अंदर पहली हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, ट्यूब लाइक हार्ट। और सिर्फ 1 चेंबर होता है हार्ट में, तो ट्यूब लाइक हार्ट में 1 चेंबर होता है, ठीक है। और बच्चे की हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है फिटस की 21st डे पे, 21st डे पे हार्ट बीट स्टार्ट होती है, और 21st डे पे टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन, समझ गए, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन कब होता है, 21st डे पे। फिटस की फर्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट कब होती है, 21वें दिन पे, ठीक है, 21वें दिन पे। फिर आता है कि सबसे पहले कौन सा सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, कार्डियक सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम,
और सबसे पहले फॉर्मेशन किस सिस्टम का होता है? कंप्लीट फॉर्मेशन नर्वस सिस्टम का। ठीक है, सबसे पहले बनता नर्वस सिस्टम है, लेकिन स्टार्ट सबसे पहले कौन हो जाता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप क्या करो, एक ब्रेक ले लो छोटा सा।